हेलो दोस्तों। तो आज हम ये प्रॉब्लम देखेंगे। प्रॉब्लम का नाम है एरे मर्जिंग। ठीक है। तो इस प्रॉब्लम का लिंक हम तुम्हें डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तुम वहां से प्रॉब्लम तक पहुंच सकते हो। तो जैसा कि मेरा गारंटी है तुमसे कि इस वीडियो को अगर तुम लास्ट तक देखोगे तो ये प्रॉब्लम तुम्हें काफ़ी अच्छे तरीके से समझ में आएगा। और फर्दर अगर इस तरह का प्रॉब्लम तुम्हें कभी भी कंटेस्ट में या कहीं पे भी मिलेगा तो तुम उसे आसानी से सॉल्व कर सकोगे। ठीक है। तो आओ चलते हैं वन नोट पर और समझते हैं इस प्रॉब्लम को। तो सबसे पहले हम इनपुट को समझेंगे इस प्रॉब्लम का। ठीक है। इस प्रॉब्लम में दो एरे दे रखा है। ठीक है। सबसे पहला एरे हमारा ए एरे, A1, A2, सो ऑन अप टू AN। ये हमारा फर्स्ट एरे है। फिर हमें दूसरा एरे दे रखा है B1, B2, सो ऑन अप टू BN। ठीक है। इन दोनों एरे में हमारा n इंटीजर्स है। अब हमें क्या करना है, हमें एक सी एरे बनाना है बाय मर्जिंग एरे A एंड B। ठीक है। अब मर्ज करने का कुछ क्रिटेरिया है, कैसे हम लोग मर्ज करेंगे। तो हम लोग मर्ज करने के लिए दोनों एरे के फर्स्ट एलिमेंट को पिक करेंगे, यानी कि A1 और B1, और इन दोनों में से किसी भी एक एलिमेंट को हम सी एरे में मर्ज कर देंगे, और जिस भी एलिमेंट को हम मर्ज करेंगे उसको उस एरे से हटा देंगे। ठीक है। तो यानी कि जब तक हमें दोनों एरे का फर्स्ट एलिमेंट मिलेगा तो हम दोनों में से किसी एक को पिक करेंगे, और जो भी एलिमेंट को पिक करेंगे उसको उसके कॉरस्पॉन्डिंग एरे में से रिमूव कर देंगे। ऐसा तब तक हम जब करेंगे जब तक कि हमारा एक एरे एम्प्टी ना हो जाए। जैसे ही हमारा एक एरे एम्प्टी हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, दूसरे एरे के बाकी बचे हुए एलिमेंट को उन्हीं के ऑर्डर में मर्ज कर देंगे सी एरे में। ठीक है। अब मैं क्या बोल रहा हूँ इस चीज को मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ। तो मेरा ए एरे में सपोज करो 3 एलिमेंट्स है। तो ए एरे में जितना एलिमेंट है उतना ही एलिमेंट बी एरे में भी रहेगा, क्योंकि दोनों का एलिमेंट का काउंट क्या है, सेम है। ठीक है। अब मुझे सी एरे बनाना है। तो मैं चेक करूंगा A1 और B1, यही दोनों फर्स्ट एलिमेंट है अभी। ए एरे का फर्स्ट एलिमेंट A1, बी एरे का फर्स्ट एलिमेंट B1। तो मेरे पास ऑप्शन है, या तो मैं A1 को लूं या B1 को लूं। लेट सपोज मैंने A1 को लिया तो मैं A1 को यहाँ C में मर्ज कर दूंगा और A1 को रिमूव कर दूंगा A1 वाले A वाले एरे से। ठीक है। अब जरा देखो, ए एरे में फर्स्ट एलिमेंट कौन सा है, A2 है, और बी एरे का फर्स्ट एलिमेंट अभी भी B1 है। तो मैं क्या करूंगा, मैं A2 को हटा दूंगा और A2 को मर्ज कर लूंगा। अब ए एरे में फर्स्ट एलिमेंट कौन है, A3 है, और बी एरे का फर्स्ट एलिमेंट B1 है। अब मैं B1 को लूंगा और B1 को सी एरे में मर्ज कर दूंगा। अब ए एरे का फर्स्ट एलिमेंट A3, बी एरे का फर्स्ट एलिमेंट B2। तो A3 और B2 में से मुझे किसी एक को लेना है, तो मैंने A3 को ले लिया और A3 को रिमूव कर दिया। अब देखो, ए वाला एरे पूरा एम्प्टी हो चुका है। तो जब ए वाला एरे पूरा एम्प्टी हो जाएगा तो बी के जितने भी बचे हुए एलिमेंट है उनको उन्हीं के ऑर्डर में मर्ज कर देंगे हम। तो ये हमारा सी एरे बन गया। ठीक है। तो हमें सी एरे को बिल्ड करना है, और बिल्ड हमें कुछ इस तरीके से करना है ताकि लेंथ ऑफ सब एरे हैविंग इक्वल एलिमेंट, ठीक है, लेंथ ऑफ सब एरे हैविंग इक्वल एलिमेंट का मैक्सिमम वैल्यू प्रिंट करना है हमें। ठीक है। एक बार और मैं बोलता हूं कि हमें इस सब एरे, जो भी हमारा ये सी एरे बिल्ड हुआ है, हमें इसमें मैक्सिमम लेंथ ऑफ सब एरे बताना है हैविंग इक्वल वैल्यू। तो सपोज, लेट सपोज करो यहाँ पे A2, B1 और A3 ये तीनों जो है बराबर है, इन तीनों का वैल्यू। तो लेंथ ऑफ, तो मैक्सिमम लेंथ ऑफ सब एरे हैविंग इक्वल वैल्यू, उसका आउटपुट क्या हो जाएगा इस केस के लिए। तो ये तीनों अगर बराबर है तो इसका लेंथ हो जाएगा 3, और यही मुझे आउटपुट करना है। ठीक है। तो यानी कि मुझे सी एरे को कुछ इस तरीके से बिल्ड करना है ताकि मैं मैक्सिमम लेंथ ऑफ सब एरे हैविंग इक्वल वैल्यू बता सकूं। ठीक है। अब एक एग्जांपल लेते हैं और इस प्रॉब्लम के स्टेटमेंट को पूरे अच्छे तरीके से हम क्लियर कर लेते हैं। ठीक है। तो एग्जांपल अब हम देख लेते हैं। तो एग्जांपल हमारा प्रॉब्लम में ही दिया हुआ है। ठीक है। तो n का वैल्यू 5 है, और वैल्यू है मेरा फर्स्ट एरे का 1 2 2 2। सेकेंड एरे का वैल्यू है 2 1 1 1। यानी ये ए वाला एरे हो गया और ये बी वाला एरे हो गया। और अब मुझे सी एरे बिल्ड करना है। ठीक है। सी एरे को कुछ इस तरीके से बिल्ड करना है ताकि मेरा मैक्सिमम लेंथ ऑफ सब एरे हैविंग इक्वल वैल्यू मिल सके। ठीक है। तो देखो, सबसे पहले 1 और 2 है, तो मैंने 1 को पिक कर लिया, 1 को यहाँ से रिमूव कर दिया मैंने। ठीक है। अब 2 है और 2 है, तो मैंने इस 2 को पिक कर लिया और यहाँ लिख दिया। ठीक है। फिर अगेन इसका 2
और इसका फर्स्ट एलिमेंट 2। ठीक है, तो इसको मैंने ले लिया। अगेन ये फर्स्ट इसका और ये फर्स्ट इसका, तो इसको मैंने ले लिया। ये फर्स्ट इसका, ये फर्स्ट इसका, इसको मैंने ले लिया। अब मेरा फर्स्ट एरे एम्प्टी हो चुका है, तो यानी कि सेकंड एरे के सारे एलिमेंट को एज इट इज प्रिंट कर देना है, एज इट इज मर्ज कर देना है सी एरे में। ठीक है, तो ये मेरा बन गया। अब ये देखो, ये सारा इक्वल वैल्यू है, और ये एक क्या है, ये एक सब एरे फॉर्म हो रहा है। ये सारा इक्वल वैल्यू है और एक ये सब एरे फॉर्म हो रहा है। ये इक्वल वैल्यू है और एक ये सब एरे फॉर्म हो रहा है। तो जरा लेंथ काउंट करो, इसका 1 हो गया, इसका 5 हो गया, इसका 4 हो गया। तो मुझे क्या करना है, मुझे मैक्सिमम लेंथ ऑफ सब एरे हैविंग इक्वल वैल्यू बताना है। तो इन तीनों में मैक्सिमम कौन सा है, 5। तो यानी कि इस वाले इनपुट के लिए मेरा आउटपुट क्या होगा, 5 होगा। ठीक है, ये तुम देख सकते हो, ये मैंने ये वाला एग्जाम्पल डिस्कस किया है, ये वाला। ठीक है, और इसका आउटपुट भी चेक कर सकते हो, 5 है। तो आई होप कि तुम्हें प्रॉब्लम का स्टेटमेंट तो क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो अब मूव करते हैं हम लोग लॉजिक वाले पार्ट पर। ठीक है, लॉजिक वाले पार्ट पर अब हम मूव कर लेते हैं। तो ये मेरा ए एरे है। ठीक है, और इसमें वैल्यू क्या है, A1 A2 सो ऑन अप टू AI सो ऑन अप टू AN। और ये मेरा बी एरे है, B1 B2 सो ऑन अप टू BI सो ऑन अप टू BN। ठीक है, ये मेरा ए एरे और बी एरे है। अब यहाँ पे मैं दो वेक्टर डिक्लेयर करता हूँ। ठीक है, पहला वेक्टर वेक्टर है एफ ऑफ ए और दूसरा वेक्टर है एफ ऑफ बी। ठीक है, एफ ऑफ ए ऑफ आई। ठीक है, एफ ऑफ बी ऑफ आई, इसका मतलब क्या है पहले समझते हैं। ठीक है, कि इसका मतलब क्या है, एफ ऑफ ए ऑफ आई ये क्या स्टोर करेगा ना, ये स्टोर करेगा लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट सब एरे। ठीक है, लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट सब एरे इन एरे ए हैविंग वैल्यू इक्वल टू आई। ठीक है, मैं इस चीज को यहां लिखता हूं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है समझना। लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट सब एरे इन एरे ए, इन एरे ए हैविंग वैल्यू इक्वल टू आई। ठीक है, लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट सब एरे इन एरे ए हैविंग वैल्यू इक्वल टू आई। उसी तरह ए बी ऑफ आई का मीनिंग क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट सब एरे इन एरे बी। बस यहीं पे चेंजेस आएगा, बी हैविंग वैल्यू इक्वल टू आई। ठीक है, अब इस चीज को एक एग्जांपल से भी देख लेते हैं। लेट सपोज करो मेरा ए एरे कुछ इस तरह से है। ठीक है, ये मेरा ए एरे है। अब इस एरे में अगर मुझे ये निकालना हो एफ ऑफ ए ऑफ 2, तो इसका मतलब क्या है कि लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट सब एरे इन एरे ए हैविंग वैल्यू इक्वल टू 2। तो देखो 2 का एक ये सब एरे बनेगा और 2 का एक ये सब एरे बनेगा। ठीक है, तो इसका लेंथ कितना है, 2। इसका लेंथ कितना है, 3। तो यानी एफ ऑफ ए ऑफ 2 में क्या स्टोर होगा, लॉन्गेस्ट वाला, लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट सब एरे। तो यानी कि लॉन्गेस्ट कितना है, 3। तो एफ ऑफ ए ऑफ 2 में 3 स्टोर होगा। ठीक है, तो ये जो भी हम लिख रहे हैं एफ ऑफ ए ऑफ आई एफ ऑफ बी ऑफ आई, ये कुछ नहीं, आई वैल्यू पे जो भी लॉन्गेस्ट सब एरे का लेंथ होगा वो ये वैल्यू स्टोर करेगा। अब इससे क्या फायदा होगा ये हम बाद में देखेंगे। ये जस्ट मैंने तुम्हें ये दोनों बता दिया, एफ ऑफ ए ऑफ आई और एफ ऑफ बी ऑफ आई। हम क्या करेंगे, हम जब अपना कोड करेंगे तो हम इन दोनों वेक्टर को कंप्यूट करेंगे। अब इससे क्या फायदा होगा ये अभी हम थोड़ी देर में देख लेंगे। ठीक है, तो चलो फर्दर मूव करते हैं। अब देखो सेकंड चीज, मेरा ए एरे लेट सपोज करो 7 लेंथ का है, A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7। तो अगर ए 7 लेंथ का है तो बी भी 7 लेंथ का ही होगा, क्योंकि दोनों का साइज सेम है। तो B3 B4 B5 B6 B7। ठीक है, अब मैं यहां बोल रहा हूं कि तुम ए एरे के किसी भी सब एरे को पिक कर लो और बी एरे के किसी भी सब एरे को पिक कर लो। तुम इन दोनों सब एरे को एडजेसेंट में रख सकते हो सी एरे में। यानी जब तुम ए एरे और बी एरे को मर्ज करोगे और सी एरे बनाओगे, तो तुम ए एरे के किसी भी सब एरे को बी एरे के किसी भी सब एरे के साथ एडजेसेंट में रख सकते हो। इसका मतलब क्या है, देखो सी एरे को तुम कुछ इस तरीके से बना सकते हो, A2 A3
A4, ठीक है, A5, ये मेरा फर्स्ट एरे का ये वाला सब एरे हो गया। अब बी एरे का क्या हो जाएगा, B4, B5, B6। तो ये देखो सी एरे में ये सारा वैल्यू एडजेसेंट में आ जाएगा, ठीक है। अब एडजेसेंट में आ जाएगा, अब इसके पहले जो भी वैल्यू है, अब इसका तुम प्रूफ भी देख सकते हो, ये चीज हमेशा पॉसिबल है। इस ए एरे का तुम कोई भी सब एरे को इस बी के किसी भी सब एरे के एडजेसेंट में रख सकते हो। इसका प्रूफ भी मैं तुम्हें दे देता हूँ, ठीक है। तो ये पार्ट तो मर्ज हो गया। अब जरा देखो A2 के पहले कितना वैल्यू प्रेजेंट है ए में, जो भी वैल्यू प्रेजेंट है वो बिगिनिंग में आ जाएगा। क्योंकि हमारा जो जब हम मर्ज कर रहे थे तो हम कैसे मर्ज कर रहे थे, हम दोनों एरे के फर्स्ट एलिमेंट में से किसी एक को प्लेस कर रहे थे। तो A2 A3 यहां से स्टार्ट हो रहा है, तो इससे पहले जितना ही वैल्यू है वो इधर आ जाएगा स्टार्टिंग में। सिमिलरली B4 B5 B6 यहां से स्टार्ट हो रहा है, तो इसके पहले B1 B2 B3 ये क्या होगा, ये इधर बन जाएगा, ठीक है, B1 B2 B3, ठीक है। यानी कि ये वैल्यू इससे पहले बनेगा, इससे पहले ये दोनों वैल्यू आएगा। अब इसके बाद कौन कौन सा वैल्यू आएगा, तो इसके बाद ये वैल्यू आएगा A6 A7, ठीक है, A6 A7। और फिर उसके बाद में ये वैल्यू आएगा जो बचा हुआ है B7। तो देख रहे हो, इसे हम प्रूफ भी कर सकते हैं कि, तो यहाँ पे हमें क्या पता चला, ठीक है, ये प्रूफ भी हमने देख लिया। हमें यहाँ पे ये पता चला कि ए एरे के किसी भी सब एरे को हम पिक कर सकते हैं, बी एरे के किसी भी सब एरे को हम पिक कर सकते हैं, और सी एरे में हम इन दोनों सब एरे को एडजेसेंट में रख सकते हैं, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन था, जो कि मैंने तुम्हें यहाँ प्रूफ से भी दिखा दिया कि तुम कोई भी सब एरे को जब बना रहे हो वो एडजेसेंट में है, और उससे उसके बाद जितना ही बचा हुआ एलिमेंट है, कुछ वैल्यू पहले आ जाएगा, कुछ वैल्यू बाद में आ जाएगा। तो ये हमेशा फुलफिल कर रहा है ये चीजें, ठीक है। तो ये प्रूफ तो तुम्हें समझ में आ गया, ठीक है। तो दो चीजों को तो अभी तक हमने देख लिया। अब जरा एक चीज को देखो, ठीक है, सी एरे। सी एरे में कौन कौन सा वैल्यू पॉसिबल है, ठीक है। तो इसके लिए हमें कंस्ट्रेंट के पास जाना पड़ेगा। सी एरे किन दोनों एरे के एलिमेंट से बन रहा है, ए आई और बी आई। यही दो एलिमेंट से, दोनों एरे के एलिमेंट से बनेगा ए एरे और बी एरे। तो ए एरे का जो वैल्यू है वो कहाँ तक जा रहा है, 2 into n तक जा रहा है। बी एरे का जो वैल्यू है वो कहाँ तक जा रहा है, 2 into n तक जा रहा है। और n का वैल्यू कितना है, 2 into 10⁵ है। तो यानी कि मैक्सिमम ये 2 into n कहाँ तक जाएगा, 4 into 10⁵। जस्ट 2 को n के मैक्सिमम कंस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दो, तो 4 into 10⁵। तो मुझे एक चीज समझ में आ गया कि c का जो भी वैल्यू होगा ना, c का जो भी वैल्यू होगा, यानी मैं इसे सी आई बोलता हूँ, सी आई का जो भी वैल्यू होगा 2 into n ही तक होगा, ठीक है। 1 से लेकर के 2 into n ही तक का वैल्यू पॉसिबल है। और मैक्सिमम 2 into n का वैल्यू कितना होगा, मैक्सिमम 4 into 10⁵ होगा, ठीक है। मैक्सिमम इतना ही वैल्यू होगा। तो तुम एक चीज बताओ, 4 into 10⁵ अगर मेरा मैक्सिमम वैल्यू जा रहा है, तो हम इतना साइज का वेक्टर तो बहुत आसानी से डिक्लेयर कर सकते हैं, ठीक है। ना ही मेरा स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में टीएलई आएगा, ना ही सॉरी, ना ही मेरा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में टीएलई आएगा, ना ही स्पेस मेरा मेमोरी लिमिट एक्सीड देगा, क्योंकि 4 into 10⁵ हम आसानी से वेक्टर में स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीजें हमें समझ में आ गई, ठीक है। अब मुझे क्या निकालना है, मुझे इस सी एरे का लॉन्गेस्ट सब एरे निकालना है हैविंग इक्वल वैल्यूज, ठीक है। लॉन्गेस्ट सब एरे निकालना है हैविंग इक्वल वैल्यूज। तो इसमें ये टर्म पे जरा गौर करो, इक्वल वैल्यूज, ठीक है। लॉन्गेस्ट सब एरे हैविंग इक्वल वैल्यूज। तो एक बात बताओ, ये वैल्यू क्या क्या पॉसिबल है, सी एरे में ये वैल्यू क्या क्या पॉसिबल है। तो ये वैल्यू पॉसिबल है यही, 1 से लेकर के 2 into n तक ही पॉसिबल है, क्योंकि सी एरे में यही इतना वैल्यू मैक्सिमम कंस्टेंट के हिसाब से पॉसिबल रहेगा। तो अगर, ठीक है, 1 हुआ, 2 हुआ, सो ऑन अप टू 2n, यही इतना वैल्यू पॉसिबल है ना, ठीक है। अब अगर मुझे ये पता चल जाए कि सी एरे में 1 वैल्यू का लॉन्गेस्ट सब एरे का लेंथ क्या है, ठीक है। सिमिलरली जरा बातों को गौर करना, सिमिलरली मुझे अगर इस सी एरे में पता चल जाए कि 2 वैल्यू का लॉन्गेस्ट सब एरे का लेंथ क्या है इस सी एरे में, ठीक है। सिमिलरली सो ऑन अप टू करते हुए मुझे अगर ये पता चल जाए कि सी एरे में 2 into n वैल्यू का मैक्सिमम, 2 into n वैल्यू का लॉन्गेस्ट सब एरे का लेंथ क्या है सी एरे में, ठीक है। लेट सपोज करो ये कोई वैल्यू है ए, ये कोई वैल्यू है बी, ये कोई वैल्यू है सी। अगर मुझे ये पता चल जाएगा
कि सी एरे में वन लेंथ का लॉन्गेस्ट सब एरे का वैल्यू क्या है, टू वैल्यू का लॉन्गेस्ट सब एरे का लेंथ क्या है, 2 इंटू एन वैल्यू का लॉन्गेस्ट सब एरे का लेंथ क्या है। तो मुझे क्या करना है, मुझे इन सारे वैल्यू का मैक्सिमम ही तो आउटपुट करना है, क्योंकि मुझे क्वेश्चन में कहा है मैक्सिमम लेंथ ऑफ सब एरे हैविंग इक्वल वैल्यू। तो इन सारे में जो मैक्सिमम आएगा वही मेरा आंसर होगा, क्योंकि मुझे पता है कि सी में इतना ही वैल्यू पॉसिबल है। तो अगर इतना ही वैल्यू पॉसिबल है और इतना ही में मुझे हर एक का पता है कि मैक्सिमम लेंथ ऑफ सब एरे क्या बन रहा है, तो सारे में जो मैक्सिमम होगा वही तो मेरा आउटपुट होगा। ठीक है, एकदम सिंपल बात। ठीक है, अब जरा ये बताओ, ये हम कैसे पता करेंगे कि वन लेंथ का लॉन्गेस्ट सब एरे, सॉरी वन वैल्यू का लॉन्गेस्ट सब एरे का लेंथ सी एरे में कितना होगा, ये हम कैसे पता करेंगे। फिर से मैं रिपीट करता हूं, बातों को ध्यान से सुनना। वन वैल्यू का लॉन्गेस्ट सब एरे का लेंथ सी एरे में क्या होगा, ये हम कैसे पता करेंगे। तो ये एकदम सिंपल है, जो हमने सेकंड ऑब्जर्वेशन देखा था ना, उसी से हमारा काम हो जाएगा। हमें पता है कि सी एरे किन दोनों वैल्यू से मिल करके बनेगा, ए एरे के वैल्यू और बी एरे के वैल्यू से मिल के बनेगा। और हमने क्या, और अगर हमें ये पता चल जाए कि ए एरे में वन लेंथ का लॉन्गेस्ट सब एरे का लेंथ कितना है, सॉरी, अगर मुझे ये पता चल जाए ए एरे में वन वैल्यू का लॉन्गेस्ट सब एरे का लेंथ कितना है, सिमिलरली बी एरे में अगर मुझे ये पता चल जाए वन वैल्यू का लॉन्गेस्ट सब एरे का लेंथ कितना है, तो सी एरे में इन दोनों के जो भी लेंथ का काउंट होगा, ठीक है, जो भी दोनों का लेंथ होगा ए एरे और बी एरे में, सी एरे में इन दोनों का ही तो सम होगा। ये मैं क्या बोल रहा हूं, ठीक है, ये मैं क्या बोल रहा हूं, इसे मैं एक बार एग्जाम्पल से दिखाता हूं, तब तुम्हें ज्यादा अच्छे तरीके से क्लियर होगा। ये मेरा ए एरे है, ठीक है, ये मेरा ए एरे है 1 1 2, ठीक है, ये सारा वैल्यू है 1 1 1 2, और ये मेरा बी एरे है 1 2 2 1 1 1 3। तो देखो, वन लेंथ का, सॉरी वन वैल्यू का लॉन्गेस्ट सब एरे का लेंथ ए एरे में कितना है। तो देखो, एक तो यहाँ बन रहा है 2 लेंथ का, यहाँ बन रहा है 3 लेंथ का, तो यानी कि ए एरे में लॉन्गेस्ट लेंथ का सब एरे 3 है, 3 लेंथ का है वन वैल्यू के लिए। ठीक है, सिमिलरली बी वाले एरे में चेक करो, 1 लेंथ का यहाँ बन रहा है, 4 लेंथ का यहाँ बन रहा है, तो बी वाले एरे में 4 लेंथ का लॉन्गेस्ट सब एरे है वैल्यू 1 के लिए। तो मैं क्या बोल रहा हूं कि अगर मुझे ये चेक करना है कि सी एरे में वन वैल्यू का लॉन्गेस्ट सब एरे का लेंथ कितना है, तो ये मैं कैसे निकालूंगा, सिंपल। ए एरे का मुझे पता है लॉन्गेस्ट 3 लेंथ का बना, बी एरे में लॉन्गेस्ट 4 लेंथ का बना, तो सेकंड ऑब्जर्वेशन क्या कहता है कि ए एरे के किसी भी सब एरे को बी एरे के किसी भी सब एरे के एडजेसेंट में हम रख सकते हैं। तो यानी कि ये 3 लेंथ और ये 4 लेंथ सी एरे में क्या होगा, एडजेसेंट में आ जाएगा ना। तो एडजेसेंट में आ जाएगा यानी कि 7 वैल्यू हो जाएगा, समझ रहे हो। और ये जो वैल्यू है, ये 3 और 4 जो ये वैल्यू है, ये कहाँ स्टोर्ड है, ये यहाँ स्टोर्ड है, जो हमने इनिशियली देखा था। एफ ऑफ ए ऑफ आई और एफ ऑफ बी ऑफ आई इस इन्हीं चीजों का तो ट्रैक रख रहा है कि ए एरे में आई वैल्यू का लॉन्गेस्ट सब एरे का लेंथ क्या है, बी एरे में आई वैल्यू के लिए लॉन्गेस्ट सब एरे का लेंथ क्या है, यही तो स्टोर किया है एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी में हमने। ठीक है, तो एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी से हमें सारे वैल्यू के लिए ये तो लेंथ पता चल जाएगा। अब एक बार सारे वैल्यू का हमें लेंथ पता है, तो हमें क्या करना है, हमें जस्ट एक फॉर लूप लगाना है आई इक्वल टू 1 से लेकर के आई लेस देन इक्वल टू 2 इंटू एन तक, क्योंकि सी वाले एरे में इतना ही वैल्यू पॉसिबल है 1 से लेकर 2 इंटू एन तक। अब हम क्या करेंगे, एक आंसर वेरिएबल रखेंगे, है ना। तो हम क्या करेंगे, एक आंसर वेरिएबल रखेंगे और आंसर को क्या करते जाएंगे, मैक्सिमम ऑफ आंसर कॉमा एफ ऑफ ए ऑफ आई प्लस एफ ऑफ बी ऑफ आई। लो, अब जो भी आंसर में मैक्सिमम वैल्यू रहा होगा वो आ गया होगा, और हमें जस्ट सी आउट करना है आंसर को, प्रिंट करना है आंसर को, समझ रहे हो। तो ये क्वेश्चन कितनी आसानी से हमने सॉल्व कर लिया, छोटे छोटे पार्ट में हमने क्वेश्चन को ब्रेक किया और हर एक एक पार्ट तुम्हें आसानी से हमने समझा दिया। तो जस्ट हमें यही देखना था कि सी एरे में
इतना वैल्यू पॉसिबल है। अब हर एक वैल्यू के लिए हमें चेक करना है कि लॉन्गेस्ट सब एरे का लेंथ कितना बन रहा है सी एरे में। वो हम कैसे निकालेंगे? तो ए एरे में देख लो लॉन्गेस्ट कितना बन रहा है, बी एरे में देख लो लॉन्गेस्ट कितना बन रहा है। उन दोनों को हम सी एरे में क्या करेंगे, एडजेसेंट में रख देंगे, क्योंकि वो तो हम कर ही सकते हैं, सेकंड ऑब्जर्वेशन में हमने देख रखा है। तो यानी सी एरे में हर वैल्यू के लिए मैक्सिमम जो लेंथ बनेगा वो क्या बनेगा, एफ ऑफ ए ऑफ आई प्लस एफ ऑफ बी ऑफ आई। अब हर वैल्यू के लिए चेक कर लो 1 से लेकर 2 इंटू एन तक, जिसमें मैक्सिमम मिल जाए वही तुम्हारा आउटपुट हो जाएगा। खत्म क्वेश्चन। ठीक है, तो आओ अब जैसा हमने इसे बताया उसी तरीके से हम कोड करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हमें ये एफ ऑफ ए ऑफ आई और एफ ऑफ बी ऑफ आई कंप्यूट करना होगा। ठीक है, अब एक चीज ध्यान में रखना, ये एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी, ठीक है, ये कितने साइज का बनेगा, तो ये चीज तुम यहाँ कंस्ट्रेंट से देख सकते हो। एक्चुअल में वो आई जो हम लिख रहे हैं एफ ऑफ ए ऑफ आई, वो आई क्या है, वो आई ए आई का ही वैल्यू है और वो बी आई का ही वैल्यू है। तो ये कहाँ तक हमें वेक्टर का साइज कितना रखना होगा, तो ए आई का वैल्यू कहाँ तक जा रहा है, 2 इंटू एन तक जा रहा है। तो हमें वेक्टर का साइज इन्हीं के अनुसार रखना होगा, यानी कि 2 इंटू एन प्लस 1 साइज का हम वेक्टर बनाएंगे, क्योंकि वेक्टर में जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग चलता है। तो 2 इंटू एन वैल्यू कहाँ स्टोर रहेगा, 2 इंटू एन वैल्यू को स्टोर करने के लिए हमें साइज को जो है 2 इंटू एन प्लस 1 रखना होगा। ठीक है, क्योंकि जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग चलता है। ये सब बहुत सिंपल चीजें हैं, फिर भी मैं तुम्हें हर एक बात बताता हूँ ताकि तुम्हें कहीं कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, तो आओ चलो अब हम कोड करते हैं, कोड में ही समझते चलेंगे। सबसे पहले हमें क्या करना है, एन को एज एन इनपुट लेना है, ताकि हमें पता चल जाए कि ए अरे और बी अरे में कितने एलिमेंट्स रहेंगे। अब हम दो वेक्टर वेक्टर डिक्लेयर कर लेते हैं। ठीक है, वेक्टर इंट ए, वेक्टर इंट बी। अब इन दोनों वेक्टर में हम वैल्यू को ले लेते हैं इनपुट। फॉर ऑटो एड्रेस ऑफ आई ए, ठीक है, एड्रेस ऑफ आई ए सीन आई, इन्हीं इसी की तरह हम क्या करेंगे, बी वाले एरे में भी इनपुट ले लेंगे। ठीक है, तो ये काम तो हमारा हो गया। अब हम दो और वेक्टर बनाएंगे जो कि हमने अपने लॉजिक वाले पार्ट में डिस्कस कर रखा, और इसका साइज कितना होगा, 2 इंटू एन प्लस 1। सिमिलरली एक और बनाना होगा हमें बी वाले एरे के लिए, 2 इंटू एन प्लस 1। ठीक है, अब ये क्या स्टोर करेगा, तो इसे मैं यहाँ फिर से लिख देता हूँ, लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट सब एरे इन एरे ए और बी। ठीक है, ए और बी अब ये तुम समझ रहे होगे, ए और बी का मतलब ये है कि ए एरे के लिए एफ ऑफ ए है और बी एरे के लिए एफ ऑफ बी है। ठीक है, इन एरे ए और बी हैविंग वैल्यू इक्वल टू आई, किसी भी कॉरस्पॉन्डिंग आई के लिए ये स्टोर करेगा। तो आई का कितना वैल्यू पॉसिबल है, तो जितना ए आई का वैल्यू है, तो हमने कंस्ट्रेंट में देख रखा है ए आई 2 इंटू एन तक जा रहा है। ठीक है, तो इसी कारण हमने इस साइज डिक्लेयर किया है 2 इंटू एन प्लस 1, क्योंकि जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग में स्टोर होता है वेक्टर में। ठीक है, तो लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट सब एरे इन एरे ए और बी हैविंग वैल्यू इक्वल टू आई। ठीक है, अब चलो इसे हम निकाल लेते हैं। तो आई इक्वल टू 0, आई लेस देन एन, आई प्लस प्लस। अब सबसे पहले हम इस वाले पोजीशन पे, इस वाले इंडेक्स पे जो भी वैल्यू है एरे ए में, वो वैल में स्टोर कर लेंगे, वैल नाम के वेरिएबल में, और एक काउंट नाम का वैल्यू रख लेंगे, वेरिएबल रख लेंगे। अब हम क्या करेंगे, जब तक मेरा आई लेस देन एन है एंड साथ ही साथ वैल्यू इक्वल टू ए आई है, ठीक है, तब तक हम काउंट को बढ़ाते जाएंगे, हम आई को इंक्रीमेंट करते जाएंगे। ठीक है, और जैसे ही हम इस लूप से बाहर आएंगे तो हम आई को एक बार डिक्रीमेंट करेंगे, और फिर हम क्या करेंगे, फिर हम करेंगे एफ ऑफ ए ऑफ वैल्यू। ठीक है, एफ ऑफ ए ऑफ वैल्यू इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ, और हम इनिशियली क्या करेंगे, इनिशियली हम इसे 0 कर लेंगे। ये मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अभी तुम्हें ड्राई रन करके भी एक बार दिखाऊंगा। ठीक है, इनिशियली हम क्या करेंगे, इनिशियली लेंथ हम मान के चल रहे हैं हर एक वैल्यू के लिए 0 है, और फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे, मैक्सिमाइज करते जाएंगे वैल्यू को, एफ ऑफ ए ऑफ वैल कॉमा काउंट। ठीक है, अब देखो ये यहाँ पे हमने क्या किया है। ठीक है, तो इसके लिए मैं एक ए एरे डिक्लेयर करता हूँ यहाँ पे, ताकि तुम्हें चीजें समझ में आएंगी। 1 1 1, ठीक है, 2 2
1 1, ठीक है, ये मान लो ए एरे है, ठीक है। अब देखते जाना चीजों को, तब तुम्हें आसानी से समझ में आएगा। अब सबसे पहले i इक्वल टू जीरो है, तो i इक्वल टू जीरो है, यानी कि ये वैल्यू नाम के वेरिएबल में क्या स्टोर होगा, तो वैल्यू में स्टोर होगा 1, क्योंकि फर्स्ट जीरो इंडेक्स पे 1 है, ठीक है। और काउंट क्या है मेरा, काउंट इनिशियली है 0, ठीक है। अब मुझे देखना है कि ये 1 लेंथ का ये सब एरे बनेगा, यहां तक कितना लेंथ का बन रहा है, 3 लेंथ का बन रहा है। तो ये काउंट वेरिएबल एक्चुअल में यही चीज स्टोर करेगा, ठीक है, कि अगर हम यहां से स्टार्ट कर रहे हैं तो मुझे 3 लेंथ का बन रहा, तो काउंट में ये चीजें आ जाएंगी। कैसे आएंगी, तो उसके लिए हमने एक वाइल लूप यहाँ लगाया। ये वाइल लूप देखो क्या करेगा, सबसे पहले कंडीशन चेक करेगा कि आई जो भी इंडेक्स है मेरा वो एन से छोटा होना चाहिए, ठीक है, एन से बाहर नहीं जाना चाहिए। ये सबसे पहला चेक है। दूसरा क्या है कि यहाँ आई का वैल्यू इनिशियली कितना रहेगा, 0 रहेगा, 0 रहेगा आई का वैल्यू। और मेरा यहाँ पे वैल्यू नाम के वैल नाम के वेरिएबल में क्या वैल्यू स्टोर है, 1 स्टोर है। वैल में 1 स्टोर है और एरे के 0th इंडेक्स पे कौन सा वैल्यू है, 1 ही है, तो यानी ये कंडीशन हिट कर जाएगा, वैल्यू इक्वल टू ए आई। तो ये वाइल लूप के अंदर आ जाएगा, वाइल लूप के अंदर आ जाएगा, यानी कि काउंट अभी अब कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। काउंट प्लस प्लस यानी कि काउंट अब 1 हो गया, काउंट 1 हो गया और आई इंक्रीमेंट होकर के 1 पे चला जाएगा। फिर अगेन ये वाइल लूप का कंडीशन चेक होगा, क्या 1 लेस देन है एन के, तो हाँ 1 अगेन लेस देन है एन के, क्योंकि एन का वैल्यू कितना है, एन का वैल्यू है 3, 4 3 7, 7 है एन का वैल्यू। और आई मेरा कितना है, 1 है, तो 1 अगेन लेस देन है 7। और अगेन चेक होगा वैल्यू, वैल्यू में क्या स्टोर है, 1 स्टोर है, तो क्या 1 बराबर है ए ऑफ 1 के, तो ए ऑफ 1 में कौन सा वैल्यू प्रेजेंट है, 1 प्रेजेंट है। तो अगेन देखो 1 इक्वल टू 1 हो गया, तो अगेन काउंट क्या होगा, काउंट अब 2 हो जाएगा, और आई मेरा इंक्रीमेंट होकर के 2 में कन्वर्ट हो जाएगा। अब अगेन आई 2 हो गया, अगेन ये फाइल लूप एग्जीक्यूट होगा, चेक करेगा क्या 2 लेस देन है एन के, तो एन मेरा 7 है, टू टू क्या है, 2 छोटा है 7 से, तो ये कंडीशन ट्रू हो गया। अब अगेन चेक करेगा कि क्या वैल्यू, वैल्यू में क्या स्टोर है, तो वैल्यू में अभी भी 1 ही है, वैल्यू 1 है, और ए ऑफ 2 पे क्या प्रेजेंट है, तो ए ऑफ 2 पे 1 प्रेजेंट है, तो अगेन ये भी कंडीशन फुलफिल कर गया। तो ये और ये दोनों कंडीशन फुलफिल कर गया, तो ये वाइल लूप के अंदर घुस जाएगा, क्योंकि एंड ऑपरेटर लगा हुआ है, तो दोनों का ट्रू होना जरूरी है, ठीक है, दोनों का ट्रू होना जरूरी है। तो अगेन ये अंदर घुसेगा तो काउंट क्या होगा, काउंट 3 हो जाएगा, और इंडेक्स मेरा बढ़ करके 3 हो जाएगा। अगेन ये चेक करेगा क्या मेरा 3 लेस देन है 7 के, तो हाँ है। अब 3 लेस देन है 7 के, तो अब ये चेक करेगा क्या मेरा वैल्यू बराबर है ए थ्री के, तो वैल्यू में 1 है, क्या 1 मेरा बराबर है ए थ्री के, तो देखो ए थ्री में 2 है, तो देखो ये कंडीशन हो गया फॉल्स, ये कंडीशन फॉल्स हो गया, यानी कि ये वाइल लूप क्या होगा, टर्मिनेट कर जाएगा, वाइल लूप टर्मिनेट कर गया। अब जरा तुम चेक करो हम कहां तक के वैल्यू को चेक कर लिए, हम इन तीनों वैल्यू को चेक कर लिए हैं, ठीक है। अब मैंने ये वाइल लूप जैसे ही टर्मिनेट किया तो मैंने आई माइनस माइनस किया, इसका क्या मतलब है, देखो अभी करंटली आई मेरा थर्ड इंडेक्स पे है, ठीक है, आई मेरा थर्ड इंडेक्स पे है। अब अगर मैं आई माइनस माइनस नहीं करता तो ये क्या होता ना, आई माइनस माइनस लेट सपोज करो मैंने नहीं किया है, तो अभी आई 3 है, ठीक है। अब जैसे ही यहाँ पे ये हिट करेगा तो ये फॉर लूप का आई प्लस प्लस हिट कर जाएगा, एग्जीक्यूट होगा, तो आई प्लस प्लस एग्जीक्यूट होगा, तो नेक्स्ट टाइम ये 3 से क्या होगा, आई 4 हो जाएगा, यानी कि 0 1 2 3 4 इस वैल्यू पे फिर अगेन वो चेक करना चालू करेगा। देख रहे हो, ये इस वैल्यू पे चेक करना चालू कर रहा है, जबकि ये वाला वैल्यू को क्या कर रहा है, ये स्किप कर दे रहा है। तो ये आई माइनस माइनस मैंने इसीलिए किया है क्योंकि यहाँ पर आई जो प्लस प्लस हम कर रहे हैं ना, ये लास्ट वाले स्टेप में एक ज्यादा प्लस इंक्रीमेंट हो गया है, ठीक है, तो उसको हमने नॉर्मलाइज करने के लिए अगेन आई को एक बार डिक्रीमेंट कर दिया, ताकि मेरा इतना वैल्यू ऑलरेडी कवर अप है, नेक्स्ट टाइम जब कवर हो तो यहाँ से कवर हो 2 से, ना कि इस 2 को स्किप करके यहाँ से कवर हो, इसी कारण मैंने ये आई को एक बार डिक्रीमेंट किया है। आई होप तुम समझ गए होगे, ठीक है। तो ये चीजें तो मैंने तुम्हें दिखा दी। अब देखो इसमें क्या स्टोर हो रहा है, तो इसमें जैसा कि हमने बताया था कि ये क्या स्टोर करेगा, एफ ऑफ ए लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट सब एरे हैविंग वैल्यू इक्वल टू वैल, तो वैल यहाँ क्या है, वैल यहाँ 1 है, तो एफ ऑफ ए ऑफ 1 स्टोर करेगा मैक्सिमम ऑफ एफ ऑफ ए ऑफ 1, ठीक है, यानी कि अगर मान लो पहले भी कोई एक सब एरे बना है ए का, तो उस लेंथ से हम मैक्सिमाइज करेंगे, ठीक है। कॉमा काउंट, काउंट क्या है, ये काउंट जो वेरिएबल है, जो कि अभी क्या स्टोर करके रखा, अभी 3, 3 का मतलब ये है कि ये 1 वैल्यू का सब एरे का लेंथ 3 मिला है हमें,
तो ये इस वैल्यू से मैक्सिमाइज हो जाएगा। तो कहने का मतलब यही है कि एफ ऑफ ए ऑफ वैल जो हमने यहाँ डिक्लेयर किया एफ ऑफ ए ऑफ आई, ठीक है, एफ ऑफ ए ऑफ आई जो हमने यहाँ डिक्लेयर किया है ये वही वैल्यू को स्टोर कर रहा है। मैक्सिमम करते करते हर एक वैल्यू के लिए लॉन्गेस्ट सब एरे का लेंथ स्टोर कर रहा है। ठीक है, तो आई होप कि तुम्हें ये पूरा का पूरा लॉजिक जो हमने लिखा है ये पूरे अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। मैंने एक सिंपल सा यहाँ तक ड्राई रन करके दिखाया, तुम पूरे कोड को ड्राई रन करके देख सकते हो। मेरा जो मेन मोटिव था तुम्हें समझाना वो मैंने यहाँ समझा दिया। ठीक है, तो ये हमने किस वाले एरे के लिए किया, ए एरे के लिए किया। सिमिलरली हम बी एरे के लिए भी करेंगे, तो इस कोड को हम कॉपी कर लेते हैं, कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देते हैं। हमें जस्ट यहाँ चेंज करना है, ए को बी में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो ये ए यहाँ पे बी में कन्वर्ट हो जाएगा और लास्ट में हमें यहाँ एफ ऑफ बी करना है, ना कि एफ ऑफ ए करना है। ठीक है, तो ये एफ ऑफ बी हो गया और यहाँ भी हमें एफ ऑफ बी करना है, बस इतना ही चेंजेस करना है। तो ए एरे और बी एरे दोनों का ये वेक्टर हमने कंप्यूट कर लिया। अब हम एक वेरिएबल बनाएंगे आंसर नाम का, आंसर इक्वल टू 0। अब हमें पता है कि कौन कौन सा वैल्यू पॉसिबल है, आई इक्वल टू 1 से आई लेस देन इक्वल टू 2 इंटू एन। हमने देखा है सी एरे में यही इतना वैल्यू पॉसिबल है। ठीक है, आई प्लस प्लस। अब हम सिंपल क्या करेंगे, अब हम सिंपल क्या करेंगे, आंसर इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ आंसर कॉमा एफ ऑफ ए ऑफ आई, यानी कि वो जो आई वैल्यू है उसका लॉन्गेस्ट सब एरे का लेंथ ए एरे में कितना बन रहा है, प्लस एफ ऑफ बी ऑफ आई, यानी कि उस आई वैल्यू का लॉन्गेस्ट लेंथ ऑफ सब एरे बी एरे में कितना बन रहा है। उन दोनों का हम सम ले लेंगे, क्योंकि ए एरे के किसी भी सब एरे को बी एरे के किसी भी सब एरे के हम एडजेसेंट में रख सकते हैं, हमने ऑब्जर्वेशन में चेक कर रखा है। तो इस तरीके से हमें सी एरे में पता चल जाएगा कि आई वैल्यू का कितना लॉन्गेस्ट लेंथ ऑफ सब एरे बन रहा है। इसी तरह हम सारे वैल्यू पे चेक कर लेंगे और ओवरऑल जो मैक्सिमम आएगा वो आंसर में स्टोर्ड रहेगा और एट द एंड हम आंसर को प्रिंट कर देंगे। तो गाइस ये काफी अच्छा सवाल था, मैंने हर एक पार्ट को छोटे छोटे पार्ट में तोड़ करके बहुत अच्छे तरीके से तुम्हें समझाया है ताकि तुम्हें कहीं कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, और ये देख सकते हो गिवन टेस्ट केस पास हो गया। एक बार मैं इसे जल्दी से सबमिट कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ कोड को पेस्ट कर दिया है, मैंने सबमिट पे क्लिक किया है और ये रन कर रहा है और ये एक्सेप्ट हो गया। ठीक है, तुम देख सकते हो कोड एक्सेप्टेड है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि गाइस तुम्हें ये लेक्चर समझ में आया होगा। अगर तुम्हारा कुछ भी डाउट रह गया हो तो तुम कमेंट कर देना। सो थैंक यू गाइस।